अगर सरकार उनको मानती है तो जिन टीचर्स के श्रम से, जिन टीचर्स की मेहनत से इन कॉलेजेस के नाम दसियों साल से चल रहे हैं, उन टीचर्स को आज बाहर फेंक देना एकदम इंसान का जेल पेन में तब्दील हो जाने जैसा है। एक टीचर जिसने 10 साल, 5 साल, 6 साल काम किया है और जिसका काम बेहतरीन है, टीचर इंचार्ज कह रहा है ये बेहतर है, स्टाफ एसोसिएशन कह रहा है कि ये बेहतरीन टीचर है, इसको रखा जाए, इन सबको रखा जाए, वहाँ पे 2-2 मिनट के इंटरव्यू के आधार पे उनको फेंक दिया जा रहा है। तो इसको कैसे समझना चाहिए? वैसे ही हम लोग समझ रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है सुयोजित तरीके से हो रहा है। मैम, आज भूमिका का प्रदर्शन चल रहा था डिस्प्लेसमेंट को लेकर और सभी कई मसले थे। आखिर शिक्षकों को जो है एडहॉक शिक्षक को निकाला क्यों जा रहा है? यूनिवर्सिटी से हंसराज से निकाला गया, रामदेव से निकाला गया, इसके पीछे कारण क्या है या राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति तो हमें समझ आ ही रहा है। जहाँ पर एक ऐसी सरकार से हम घिरे हुए हैं जो हर क्षेत्र में लेटरल एंट्री चाहती है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी सरकार है जो ना तो गुणवत्ता को समझती है, ना वो ट्रेनिंग को कुछ समझती है, और जो चाहती है कि हर एक क्षेत्र में वे अपने लोगों को ठूस दे। आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स कैसे लगे और उन्होंने बाकी किसी जगह पे क्या कार्यकाल में किया। अब आप यूजीसी चेयरपर्सन को ही देखिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, एक टीचर हूँ मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मेरे हिसाब से तो उनको यूजीसी इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जेएनयू को बर्बाद किया। ऐसा तो और कुछ मुझे समझ नहीं आता। तो जिस तरीके का सरकार चल रही है उसी से जुड़ा हुआ मामला एक तरीके से इन टीचर्स को निकालने का है। आप ये देखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आते ही हमें ये डर हो रहा था कि लोगों की छटनी होगी, और जो कि होगी, क्योंकि सरकार का जो दबाव है ऑनलाइन शिक्षा पे है। अब पिछले 3-4 साल से 2017 से एब्जॉर्प्शन की डिमांड चल रही थी और धीरे धीरे पार्लियामेंट में एब्जॉर्प्शन की डिमांड को लेकर सवाल उठने लगे। लोकसभा, राज्यसभा में सवाल पूछे जाने लगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने पद खाली हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि बार बार जो शिक्षा मंत्री थे झूठ बोले कि पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिला दें तो 6000, 10,000 में सिर्फ 6000 पद खाली हैं, जबकि उन्हें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपके 70 कॉलेजेस हैं और यहाँ पे जो 4000 टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी संख्या को उन्होंने कभी इंक्लूड ही नहीं किया। तो आप ये देखिए कि किस तरीके की एक तरीके से चोरी चल रही है, या इवन पार्लियामेंट में जिस सीरियसनेस से, गंभीरता से सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया। और मैं ये समझती हूँ कि अभी जब हमारी डिमांड पार्लियामेंट में उठने लगी तो एक तरीके से अपॉइंटमेंट को शुरू करना और डिस्प्लेसमेंट उसी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि अब पार्लियामेंट में जब सवाल उठेगा तो वहाँ जवाब ये होगा कि अब लोग इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस से हो रहा है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आखिर एडहॉक टीचर की जो नियुक्ति होती है उससे पहले भी इंटरव्यू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस इंटरव्यू को आधार मानकर उनको वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? यही हमारी समस्या है, इसी को लेकर इतने दिनों से मूवमेंट चल रहा था और यही हमारी डिमांड है। और अगर सिलेक्शन कमेटी हो भी रहा है जहाँ पे 1400-1700 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, एक टीचर जिसने 10 साल, 5 साल, 6 साल काम किया है और जिसका काम बेहतरीन है, टीचर इंचार्ज कह रहा है ये बेहतर है, स्टाफ एसोसिएशन कह रहा है कि ये बेहतरीन टीचर है, इसको रखा जाए, इन सबको रखा जाए, वहाँ पे 2-2 मिनट के इंटरव्यू के आधार पे उनको फेंक दिया जा रहा है। तो इसको कैसे समझना चाहिए? वैसे ही हम लोग समझ रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है सुयोजित तरीके से हो रहा है। रामजस कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन ने जब मोर्चा खोला और अपील किया प्रिंसिपल से, चेयरपर्सन से, कि जो साथी काम कर रहे हैं 10 सालों से और जिसके बूते पे देखिए ये जो नैक रेटिंग रैंकिंग है, हम इनको नहीं मानते पर सरकार तो मानती है। अगर सरकार उनको मानती है तो जिन टीचर्स के श्रम से, जिन टीचर्स की मेहनत से इन कॉलेजेस के नाम दसियों साल से चल रहे हैं, उन टीचर्स को आज बाहर फेंक देना एकदम इंसान का जेल पेन में तब्दील हो जाने जैसा है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेफ्ट से रिमूव करके राइट विंग तैयार करने की कोशिश तो नहीं हो रही है?
ये बिल्कुल सही है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लक्ष्मीबाई और हंसराज में हुआ है, आप देखें इन दोनों कॉलेजेस ने गाय बांध दी अपने कैंपस पे। और गाय उन्होंने क्यों बांधी, ये किस प्राविधान के अंतर्गत बांधी? एक मॉडर्न एजुकेशन का जो केंद्र था उसको डिस्ट्रॉय कर देने वाली बात है, एक तरीके से ऐलान कर देने वाली बात है कि यहाँ गाय की राजनीति होगी। तुम या तो हमारे साथ हो, नहीं तो हम तुम्हें फेंक रहे हैं। खास करके अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, छात्र और शिक्षक के संबंध की बात करें, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, छात्र और शिक्षक के संबंध की बात है। आप सबके समर्थन में छात्र क्यों नहीं आ रहे कि हमारे ये लवली टीचर हम नहीं होगा तो हम स्ट्राइक करेंगे, हम कॉलेज का विरोध करेंगे? नहीं, हंसराज कॉलेज में इसका वो हुआ, बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि फ़िलासफ़ी में बहुत समय से एक टेम्परेरी टीचर पढ़ा रहे थे, बेहतरीन टीचर हैं। और बहुत स्टूडेंट्स का फ़ोन भी आया कि ये बहुत बेहतरीन टीचर है, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। ऐसे ही रामजस में स्टूडेंट्स छात्र निकलना चाहते हैं। पर देखिए, एक बात है कि कोई भी मूवमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, हर एक इकाई उसके ऊपर बहस करके जुड़ती है, तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हमेशा टाइम लगता है। लेकिन जो पॉलिसी है या जो असॉल्ट है वो रातों रात आता है। तो ये बात सही है कि हमें नज़र नहीं आ रहे छात्र सड़क पे। लेकिन एक और बात ये इसमें ये भी मैं कह दूं कि जो डूसू है, जो सबसे बड़ी इकाई हो सकता है, जो बड़ी इकाई है, लाखों बच्चों का एक यूनियन है, वो जब ABVP की जेब में है तो हम समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के पास भी अपने को जाहिर करने के लिए बहुत कम स्पेस है। उसके इंटरनल असेसमेंट के नाम की धमकी, उसके रिज़ल्ट को ख़राब कर देने के नाम की धमकी, ये भी उसको डर है। मतलब जिस तरीके से एक टीचर्स के लिए डर का माहौल है, तो मैं समझती हूँ वहाँ स्टूडेंट अपने को डर से परे पा रहा हो, ऐसा नहीं है। और जब यूनियन सड़क पे नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम होता है। क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या दिल्ली की बात करें, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो क्या अब जो है आने वाले समय में एक पढ़े लिखे मूर्ख या जाहिल निकलेंगे वहाँ से? क्योंकि उनकी एक विचारधारा व्यापक तौर पर नहीं रहेगी, वो हर दृष्टिकोण को एक भगवत दृष्टिकोण से देखेंगे। और वो ना भी हो तो मैं ये समझती हूँ जो पूरे देश में हुआ है कि सबको चुप करवा दिया गया है। अगर शिक्षक चुप हो जाएगा तो जो शिक्षक का रोल है कि वो देश बनाता है, वो देश नहीं बना पाएगा। और ये अफसोस की बात है कि ये सारी सरकारें कर रही हैं। केजरीवाल ने भी CCTV अपने क्लासरूम्स में लगवा दिए। तो जो आज़ादी है टीचर को बात रखने की, हिंदी का टीचर हो, पॉल साइंस का टीचर हो, इकोनॉमिक्स का टीचर है, जब तक वो समाज के ऊपर टिप्पणी ना करे, जब तक वो पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी ना करे, तब तक जो उसकी क्लास है वो अधूरी है। और आज सरकारों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि सचमुच जो विचार को उत्पादन करने की जगह थी, जहाँ पे सवाल क्यों सबसे महत्वपूर्ण एक किसी यूनिवर्सिटी के लिए होता है, उसी को धुलमिल करने की कोशिश और साजिश सरकारों की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इतना उदास नहीं हूँ। रिजर्वेशन के माध्यम से ये जो हेट्रोजेनिटी बढ़ी है कैंपसेस की, महिलाएं, दलित, बहुजन, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ को ये अच्छे से इल्म है कि अगर ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम हाथ से निकल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और मुझे फिर लगता है कि यही लोग, यही सारे साथी जो हैं मिलकर अलाइज हैं इस मूवमेंट के कि हम जो शिक्षा और इन संस्थानों को बचाएं। मैम, क्या फिर से जो है सरकार, मैं सरकार की बात कर, हाँ जी, हाँ जी, मनुस्मृति के दौर में तो नहीं लाना चाहते हैं? शूद्र हो जिसको पढ़ाई पर कोई अधिकार नहीं हो, महिला हो उनको शिक्षा से कोई वास्ता ना हो, दलित बहुजन जो है केवल सेवक वर्ग बन कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन और मनुवादी, ये दोनों ही बातें हो रही हैं। ये प्राइवेटाइजेशन को भी फायदा देता है, क्योंकि आप जब शिक्षित नहीं होंगे, जब आप स्किल्ड नहीं होंगे, तो आप अपने श्रम को छोटे रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी भीड़ पैदा हो जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई ना हो, जिसके पास कोई दिमागी विकास ना हुआ हो, जिसके पास वो अपने को श्रम बेचने के अलावा सस्ते दामों में और क्या करेगा। तो प्राइवेटाइजेशन भी देखिए, मैं इसलिए इसमें फिर दोबारा कहूँ कि किसान आंदोलन एक आंदोलन था जिसने कहा कि हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसको मैं भाग्य से नहीं जोड़ता, मैं इसको पॉलिसी से जोड़ता हूँ।
हूँ। तो यही आज जो युवा साथी आत्महत्या कर रहा है, जो हाशिए पे खड़े लोग एकदम ज़मीन के नीचे अब धंसते चले जा रहे हैं, उनको भी ये समझना होगा ये उनके भाग्य की बात नहीं है, ये उनसे छीना जा रहा है, एक पॉलिसी के तहत छीना जा रहा है। और इस पॉलिसी के तहत सरकार जो है ये बदलाव ला रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जिस तरीके से फार्म बिल लेकर आई उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है और मनुवादी विचारों को बढ़ाने की बात कर रही है, ताकि वो जो सवाल है जो अपने राइट को लड़ने की बात है वो ख़त्म ही हो जाए। पर मैं फिर कहूँगी कि मुझे आशा है कि हम इस असॉल्ट को झेल कर और इकट्ठे होकर इसको लड़ेंगे। एक खबर ये भी है, साथ ही कुछ साथियों ने ये भी बताया, दूटा का ही एक वर्ग जो है शिक्षकों को, इन शिक्षकों को निकालने वाला है। उनकी जो संस्थानिक चेयर पर बैठे हुए लोग हैं और एक वर्ग ऐसा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में शिक्षक कैसे न्याय ले पाएंगे? एक वर्ग तो हाँ, ये एक ठेस तो है और क्योंकि एक जुड़ाव नज़र आ रहा है। जो डूटा लीडरशिप की तेज़ी होनी चाहिए थी, जिस तरीके की लामबंदी होनी चाहिए थी, जिस तरीके की एक सीरियस अपील होनी चाहिए थी, उस अपील का ना होना ये एक डेंजरस इंडिकेशन है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि अगर लोग सड़कों पे होंगे, जैसे कहा था कि अगर लोग सड़कें सुनसान हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है, वैसे यूनियन भी है। पर अगर लोग यहाँ निकलेंगे तो मैं ये समझती हूँ यूनियन के लिए भी और सरकार को रास्ते पे लाने का काम हम ही कर सकते हैं और हमें करना है। अगर एनईपी को और डूटा को साथ साथ जोड़ा जाए तो एक दूसरे के पूरक है। अगर एनईपी अगर हटाया जाएगा तो शिक्षक उसी आधार पर होंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात अगर करें, ईडब्ल्यूएस के मामले में सरकार, जैसे सरकार के ही ब्यौरा की बात करें, तकरीबन 6,000 की बात कर रही है, तो मेरे हिसाब से तकरीबन 5-6 हज़ार तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियाँ होंगी खाली यूनिवर्सिटी। 400-500 हमारी ईडब्ल्यूएस की ही हैं और ईडब्ल्यूएस में जो सीटें प्रॉमिस की थी वो भी नहीं मिली। और एक त्रुटि ईडब्ल्यूएस में है जो हमने तभी मिनिस्टर्स को बताया, सेक्रेटरी एमएचआरडी को बताया, वो ये कि 1 साल अगर कोई काम कर ले तो वो ईडब्ल्यूएस नहीं रहता। तो जो साथी एडहॉक कहीं पे ईडब्ल्यूएस कर लिया उसका 1 साल का कष्ट तो पूरा हो जाएगा और फिर वो बेरोजगार हो जाएगा, वो ईडब्ल्यूएस बचेगा नहीं जब वो नौकरी से जाएगा। तो जिस दिन जाएगा उस दिन वो ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, क्योंकि 1 साल उसने कमा लिया और वो तनख्वाह ऐसी है। तो उसमें भी प्रॉब्लम है, जो सीटें आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई। दूसरी बात यह है कि एनईपी जो है तो वो तो पूरा यूनियन को ख़त्म करने का तरीका है। आप देखिए यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑटोनॉमस कॉलेजेस का डाला है और ऑटोनॉमस कॉलेज क्या है कि इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं, वो एक ही अम्ब्रेला में है। और डूटा जो है इसलिए सशक्त है क्योंकि सारे कॉलेजेस के लोग इसको अपना पार्ट मानते हैं और उसकी कॉल पे निकलते हैं। पर जब हम ऑटोनॉमस कॉलेज बन जाएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे कि हमारी सर्विस कंडीशन क्या होगी, हमारी तनख्वाहें क्या होगी, और वहाँ पे किसी भी पॉलिसी मेकिंग में टीचर को पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ नॉमिनेटेड टीचर्स होंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड नहीं होगा। तो एक तरीके से सबसे बड़ा प्रहार यूनियन पे हो रहा है, क्योंकि फिर भी जो 10 सालों से ये यूनियन है जो लामबंद होकर सरकारों को पीछे धकेलता है। तो एक तरीके से यूनियन को ख़त्म करने की बात है। और जो आपने पहले बात कही कि डूटा का एक धड़ा, वो भी इसी तरीके से एक तरीके से यूनियन को कैप्चर करने जैसी बात है, जैसे कि डूसू का हुआ कि एबीवीपी वहाँ बैठ गया तो उसके बाद वो सरकार के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ आप देखेंगे डूसू का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्टूडेंट हाई कर रहे हैं फीस बढ़ने पे, स्टूडेंट हाई कर रहा है, उसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों को डूसू ने नहीं उठाया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डूटा के सामने दोहरी लड़ाई है। बिल्कुल, एक अंदर की लड़ाई, एक बाहरी लड़ाई, डूटा को बचाने की और एनईपी से पूरी यूनिवर्सिटी को और एजुकेशन को बचाने की। तो इस लड़ाई में जो है दोनों स्तर से, अंदर से भी वार करना है और बाहर तो प्रहार करना है। इस प्रहार से ही हम इस संगठन को बचा सकते हैं, अपने शिक्षक को बचा सकते हैं, एडहॉक शिक्षक को बचा सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल नहीं रहेंगे तो हमारी ज्ञान वृद्धि और जो एक कहा जा सकता है विचारों का खदान जो है वो अब खत्म होने के कारण। देखिए ऐसे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और मैं किसी भी बंदे से पूछूं कि बताओ कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप 5 या 6 गिनोगे। स्टार्ट करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हर साल 1.5 लाख बच्चा एडमिशन लेता है, उसमें 70,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हाथ से निकल गया तो ये जो आज के दिन में टीचर्स हैं उनका नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा नुकसान है। आज़ादी के बाद 1922 का एक्ट है हमारा, मतलब हम आज़ादी से पहले एस्टेब्लिश हुए हैं।
वहाँ से लेकर आज तक जो जर्नी हमारे देश की रही है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले आईएएस ऑफिसर, उसी में से निकले टीचर, उसी में से निकले बेहतरीन लोग और जिन्होंने समाज को दिया, कंट्रीब्यूट किया और आज वही कगार पे है एनईपी के चलते, इस सरकार के चलते ख़त्म होने पे। और ये मैं अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से तमाम स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से कि ये लड़ाई टीचर्स की नहीं है। अगर बुरा अपॉइंटमेंट होगा जिस भी कॉलेज में, सबसे बड़ा नुकसान आने वाली 30 जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो गवाहार है कि जो लोग काम कर रहे थे उनको अपॉइंटमेंट मिले, उन्हें जस्टिस मिले और ये जस्टिस है। सिलेक्शन कमेटी आए, उनको देखे, अगर उनके पास पूरे कागज़ हैं, उनकी पूरी एजुकेशन का स्तर अच्छा है और उन्होंने काम किया है, इसी बिना पे उनको ही जस्टिस एक तरीके से दे, तभी जाके यूनिट बचेगा। धन्यवाद मैम। ये थी आभा देव, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया क्या है मसला। एक तरह से शिक्षकों को निकालने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है डूटा अपनी अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। ज़मीन पर प्रहार होना जरूरी है, अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी राजनीति से भी डूटा को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।